हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग को मेनली सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके पहले का वीडियो आप यदि नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। आज हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव फाइनेंसिंग है ना, ये दोनों सेम वर्ड हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन या इंक्लूसिव फाइनेंसिंग। इज द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट द अफोर्डेबल कॉस्ट टू द सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज इन लो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको जो है काफ़ी कम दाम पे अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कराना, जो लोग इनकम वाले सोसाइटी हैं, जो डिसएडवांटेज सोसाइटी हैं, इन कॉन्ट्रेस्ट टू द फाइनेंशियल एक्सक्लूजन वेयर दो सर्विसेज नॉट अवेलेबल और अफोर्डेबल। क्या करेगा, और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं उन तक नहीं पहुँचाएगा, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास जो बैंकिंग फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का आम भाषा में मतलब क्या होता है कि बैंक खाता खुलवा देना। ठीक है, हालांकि बैंक खाता खुलवा देना सही मायने फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ पहला स्टेप है बैंक खाता खुलवा देना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का आम मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मली कहा जाए तो मतलब कि लोगों का बैंक तक पहुंच होना, लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कर सकें, बैंकिंग सर्विस का फैसिलिटी ले सके। द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन गेन इंपॉर्टेंस इन द अर्ली 2000 में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस दिया गया। रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग्स अबाउट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एंड डायरेक्ट कोरिलेशन टू द पॉवर्टी। तो यहाँ पे देखा गया कि पॉवर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, यानी गरीब लोग जो हैं उनका बैंकों में, बैंकिंग सेक्टर से उनका ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉलो। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या गोल होना चाहिए, तो एक्सेस टू एट अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर ऑल हाउस होल्ड टू फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज है हर एक लोगों का, जितना भी हाउस होल्ड है, हर किसी को एक रीजनेबल कॉस्ट पे उसको बैंक का एक्सेस हो, इंक्लूडिंग सेविंग और डिपॉजिट सर्विसेज, पेमेंट एंड ट्रांसफर सर्विसेज, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज। साउंड एंड सेफ इंस्टीट्यूशन गवर्न बाई क्लियर रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। तो क्या करें, साउंड एंड सेफ इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन सेफ हैं, उनके पैसा को सेफली रख सकते हैं। गवर्न बाई क्लियर रेगुलेशन, उनका जो गवर्निंग है, उस इंस्टीट्यूशन का जो गवर्निंग है कि क्लियर रेगुलेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है एक स्टैंडर्ड के थ्रू मेजर किया जाता है। कंपटीशन टू इंश्योर चॉइस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्लाइंट। फिर क्या रहा कि क्लाइंट के चॉइस को एफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए, मतलब कुछ क्लाइंट के चॉइस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन हो। मान लीजिए कि एक ही बैंक होगा सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए कि एसबीआई होगा, तो दिक्कत है यहाँ पे एसबीआई जिस तरीके से काम करेगा आदमी को उस तरीके से उसका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही एक बैंक है। आज क्या है कि आदमी दूसरे बैंक में खाता खुलवा सकता है और इस बैंक से पैसा निकाल कर उस बैंक में डाल सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में कंपटीशन होना चाहिए ताकि लोगों का एक चॉइस हो। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो PMJDY वाज इंट्रोड्यूस्ड 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इंक्लूजन, ये भी एक नेशनल इंक्लूजन का पार्ट है। द स्कीम इंटेल्स नो फ्रिल्स अकाउंट। तो नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 5000 का। 5000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आपके अकाउंट में 0 रुपया है फिर भी आप 5000 रुपये निकाल सकते हैं। यानी कि 5000 तक का इंस्टेंट लोन, तुरंत आप लोन ले सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, रुपये डेबिट कार्ड के थ्रू। अदर अट्रैक्शन ऑफ स्कीम, तीस स्कीम में और भी बहुत सारा बेनिफिशियल है, जैसे एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख इज अवेलेबल टू ऑल रुपये कार्ड होल्डर। तो जितने भी रुपये कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, उनको जो है 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया गया यहाँ पे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो 18 से 70 के ग्रुप में है, वह रुपये कार्ड नीड टू बी यूज वंस इन 45 डे ऑफ रिसिप्ट। और यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि यदि रुपये कार्ड को आप रिसिप्ट जैसे ही करते उसके 45 दिन के अंदर यदि यूज कर लेते हैं, उससे पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं या फिर उसके नेट बैंकिंग में यूज करते हैं या किसी तरीके से उससे ऑनलाइन से पेमेंट करते हैं, तो आप 1 रुपये में जो है, मतलब सॉरी 1 लाख तक के आप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के आप यहाँ पे हकदार हो गए हैं, यदि आपका जनधन खाता है। क्लेम इंटीमेशन शुड बी गिवन टू हिज और हर बैंक विथ अमाउंट इज मेंटेन्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। जो क्लेम होगा उसके एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। Only one person in the family will covered and in case of the person having multiple card account the benefit will allowed to only one card। क्या कह रहा है कि फैमिली में से किसी एक पर्सन को ही इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, मतलब जनधन वाले स्कीम के तहत नहीं बल्कि ये जो इंश्योरेंस वाला स्कीम है इसके तहत। और यदि उस पर्सन का एक से ज़्यादा अकाउंट है, एक से ज़्यादा कार्ड है, तो किसी एक कार्ड पे ही, यानी कि 1 पर्सन पर फैमिली विल गेट अ सिंगल कवर ऑफ 30,000 सब्जेक्ट टू लिजिटी कंडीशन। नेक्स्ट द क्लेम ऑफ 30,000 पेएबल टू द नॉमिनी ऑफ अकाउंट होल्डर हु नीड टू सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द नोडल ब्रांच ऑफ द कंसर्न बैंक। आगे यदि पढ़ें हम लोग, नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है तो हम लोग पढ़े, तो उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का। एज दे प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्यों, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर को मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। द इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेटअप टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो पर्टिकुलर सेगमेंट के डिमांड को ग्रो करने, मतलब कि ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए
ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया, जैसे एक्जिम बैंक सेटअप किया गया, EXIM एक्जिम बैंक बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सेक्टर को दिमाग में रखते हुए एक्जिम बैंक सेटअप किया गया है। रूरल हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर नाबार्ड सेटअप किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए सिडबी सेटअप किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इंस्टीट्यूशन हैव बीन प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन चैनलाइजिंग क्रेडिट टू द नीडी सेक्टर। इसके अलावा भी और भी कई सारे बैंक हैं। द 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण सेक्टर के लिए, नेशनल हाउसिंग बैंक हाउस जो घर लोन लेते हैं उसके लिए है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है, आर अंडर फुल फ्लेज्ड रेगुलेशन एंड सुपरविजन द रिजर्व बैंक, एक सब कंप्लीटली जो है आरबीआई के सुपरविजन के अंदर आते हैं कंप्लीटली। एज इन द केस ऑफ कमर्शियल बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन, तो कमर्शियल बैंक में और भी कई तरह के यहाँ पे रेगुलेशन लगता है, जैसे इनकम रेगुलेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, ये सब रेशियो यहाँ पे CAR जो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब लागू यहाँ पे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका सेटअप हुआ था जून 1948 में। यही आगे चल के ICICI बन जाता है, जो ICICI है ना IFCI आगे चल के ICICI बन जाता है जनवरी 1955 में। SBI सेटअप किया गया जुलाई 1955 में, हालांकि ये पहले भी सेटअप किया गया था, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया और नाम बदला गया जुलाई 1955 में। IDBI जो सेटअप किया गया था जुलाई 1964 में। GICI जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवंबर 1972 में। LIC जो है 1956 में सेटअप किया गया था। RRB 1975 में सेटअप किया गया था, हम लोग पढ़े थे RRB के बारे में पिछले लेक्चर में। और रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्च 1975 में सेटअप किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दिस इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ऑन साइट इंस्पेक्शन, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है इनका ऑन साइट इंस्पेक्शन भी होता है एज वेल एज ऑफ साइट सर्विलेंस है, जबकि ऑफ साइट सर्विलेंस भी होता है। ऑन साइट इंस्पेक्शन मतलब कि कोई टीम यहाँ पे आरबीआई के कोई टीम जाके इनके ब्रांच में जाकर के इंस्पेक्शन करेगी। ऑफ साइट मतलब कि आरबीआई के द्वारा इसका अकाउंट वगैरह का सर्विलेंस किया जाएगा। सिंस ऑल द बैंक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट वर्क इन द कंट्री, दस ऑल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सारे इंस्टीट्यूशन जो है जितने भी बैंक है कंट्री के डेवलपमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे मतलब कि हम लोग को कंट्री के डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, इसके कारण इनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। अब स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, तो हर एक सेक्टर के लिए जो बैंक हम लोग अभी डेवलप किए कि कोई एक बैंक एक सेक्टर को देख रहा है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे थे। नेक्स्ट सबसे पहला इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI है ना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको 1955 में सेटअप किया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एफर्ट टू फॉस्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इंडिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ICICI को सेटअप किया गया था। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय ए मिशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ताकि इंडिया में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलप हो सके प्राइवेट सेक्टर में खास करके। इसको इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत जनवरी 1955 में रजिस्टर किया गया। इन ऑल द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ICICI रजिस्टर्ड द मोस्ट स्पेक्टिकुलर सक्सेस। क्या कह रहा है कि जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी के बाद, ICICI उसमें काफ़ी ज़्यादा सबसे सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शनड एंड डिस्बर्स्ड बाय द ICICI रोज ट्रिमेंडसली ड्यूरिंग द 1990 एंड एक्सीड द असिस्टेंट एक्सटेंडेड बाय IDBI व्हिच वाज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। क्या कह रहा है कि IDBI जो मेनली डेवलपमेंट के लिए खोला गया था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे 1990 के दौर में मदद किया है इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब कि ज़्यादा लोन दिया है। इन मार्च 2002 ICICI मर्ज विद ICICI बैंक, तो मार्च 2002 में ICICI को ICICI बैंक में मर्ज कर दिया गया और एक यूनिवर्सल बैंक बना दिया गया। मतलब पहले जो सिर्फ इंडस्ट्री को लोन देता था, अब इसको यूनिवर्सल बैंक, मतलब नॉर्मल जो बैंक होता है जिसमें आम आदमी भी खाता खुलवा सकता है, पहले एक खास पर्पज़ के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल बैंक बना दिया गया, यूनिवर्सल बैंक जिसको बोला जा रहा है। विद ICICI जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिडंट एग्जिस्ट मैनी मोर, तो इसलिए अब जो है ICICI अब एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल बैंक के रूप में है। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 एज अ होली ओन्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1956 में है जो है इसको कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ले लिया गया था। इट वॉज फाउंड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस मच मोर वाइडली इन पार्टिकुलर टू द रूरल एरिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जो है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, तो एक स्टैट्यूटरी है, किसी एक्ट के तहत बनाया गया है, विच वॉज सेटअप इन फरवरी 1964 अंडर द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963। UTI बिगन ऑपरेशन इन जुलाई 1964, तो जुलाई 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया काम करना चालू किया। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्मॉल सेवर, तो जो स्मॉल सेवर है उनको इन्वेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे मौका देता है। टू इन्वेस्ट इन एरिया वेयर द रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, जहाँ पे रिस्क कम है या फिर डाइवर्सिफाइड है उस एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए UTI यहाँ पे मौका देता है स्मॉल सेवर्स को। द यूनिट होल्डर्स इफ नेसेसरी कैन सेल द यूनिट टू UTI एज द प्राइस डिटरमाइंड बाय द UTI, तो कभी जो यूनिट होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर हैं बोल सकते हैं, वो अपना शेयर UTI को भी बेच सकते हैं यदि उनको घाटा लग रहा है, तो UTI उसके लिए प्राइस डिटरमाइन करती है। वन ऑफ द अट्रैक्शन इज दैट इन्वेस्टमेंट इन द UTI हैज एन इनकम टैक्स रिबेट,
एक यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है कि यूटीआई में इन्वेस्ट करने पे इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स में छूट मिलता है, एंड द इनकम फ्रॉम यूटीआई एग्जेम्प्टेड, और यूटीआई से जो इनकम होता है वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम टैक्स है। फॉर्मर इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। आगे पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इसको जो स्थापना जुलाई 1964 में किया गया था। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन था इंडिया में उसके फाइनेंसिंग के लिए। इट कैटर्स फॉर द डाइवर्सिफाइड नीड ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे मेन इसका ध्यान रहता था, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में। डायरेक्ट असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्रोजेक्ट लोन्स, डायरेक्ट असिस्टेंस जो है लोन देकर के प्रोवाइड किया जाता था। अंडर राइटिंग्स ऑफ डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन टू द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, सॉफ्ट लोन, टेक्निकल रिफंड लोन, ऐसा प्रोवाइड किया जाता था। वाइल इनडायरेक्ट असिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ रिफाइनेंस फैसिलिटी टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, जबकि इनडायरेक्ट असिस्टेंस किस तरीके से होता था, तो रिफाइनेंस फैसिलिटी टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री था उसको फाइनेंस दे करके, तो एक इनडायरेक्ट असिस्टेंस हो गया। और डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे, तो डायरेक्ट उसी को लोन दे करके। आगे भी बढ़ते हैं, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के बारे में बात किया जा रहा है। इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 अप्रैल 1990, 1990 में इसको सेटअप किया गया था। होली ओन सब्सिडरी ऑफ IDBI के सब्सिडरी के रूप में इसको किया गया था। देखिए अब IDBI में आप देखेंगे कि मीडियम और लार्ज वाले पे काम करता था, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेनली मीडियम और लार्ज पे देखता था, तो छोटे वाले पे कौन देखेगा, तो उसके लिए सिडबी बनाया गया IDBI के अंदर में ही। इट इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट एम टू एम्पावर द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME सेक्टर जो आज हमारा है उस पर मेनली ध्यान देता है सिडबी, विद अ व्यू टू कंट्रीब्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1988 को अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये RBI के अंदर आता है, RBI इसका मालिक है, मतलब इसमें जो भी पैसा है RBI के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश टू अचीव अमंग अदर थिंग्स, तो इसका मेन टारगेट क्या है, तो टू प्रोवाइड अ साउंड हेल्दी वाइबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम, तो हर किसी को घर हो, अच्छे तरह का घर हो, हर सेगमेंट के लोगों को, ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एंड टू इंटीग्रेट द हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम इज ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम, हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम से इंटीग्रेट करना। टू प्रोमोट अ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक नेटवर्क बनाना। टू एडिक्वेटली सर्व वेरियस रीजन एंड डिफरेंट इनकम ग्रुप, टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ द सेक्टर एंड चैनलाइज देयर फ्रॉम हाउसिंग, डिफरेंट सेक्टर से पैसा यहाँ पे लाना और उसको हाउसिंग सेक्टर में लगाना। टू मेक हाउसिंग क्रेडिबल एंड अफोर्डेबल, हाउसिंग जो है हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेस्ड ऑन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी अंडर द एक्ट, क्या करें, इस एक्ट के तहत जो हाउसिंग रिलेटेड कंपनी है, जैसे बहुत सारे जो बिल्डिंग कंपनी है, जो अपार्टमेंट वगैरह बनाती है, उसको रेगुलेट करना भी इस एक्ट के तहत किया जाता है। अब NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो NBFC नाम से पता चल रहा है कि बैंक नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल काम करते हैं, इसलिए इसको फाइनेंशियल कंपनी बोला गया, लेकिन बैंक नहीं है। ये कंपनी एक 1956 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि बैंक जो होते हैं RBI के सेकंड शेड्यूल में ऐड होते हैं, तो इसलिए उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो जबकि ये जो NBFC जो होते हैं 1956 के कंपनी एक्ट है उसके तहत यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन, एक क्या क्या काम करते हैं, तो बैंक जैसा काम करते हैं, बैंक नहीं है, बैंक जैसा काम करते हैं, तो लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटी सब कुछ खरीदते हैं। इशूड ए गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, तो जो भी बैंक काम करती है लगभग सारा काम ये करते हैं। डजंट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन विच प्रिंसिपल बिजनेस दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्या करें, इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता जिसका प्रिंसिपल नेचर एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रियल हो, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज यदि खरीद बिक्री करता है लेकिन बाकी कोई दूसरा सामान खरीद बिक्री नहीं करता, तो ये सब NBFC में नहीं आते हैं। प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंदर एनी स्कीम अरेंजमेंट इज वन लंप सम और इंस्टॉलमेंट बाय द कंट्रीब्यूशन और इन द अदर मैन इज ऑल्सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए इसमें मेन दिक्कत क्या है, मतलब कि मेन अंतर क्या होता है बाकी बैंक और इसमें, कि बाकी बैंक जो है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट लेता है। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो बाकी बैंक डिमांड डिपॉजिट लेता है। डिमांड डिपॉजिट कहने का मतलब हो कि आप पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली मान लीजिए कि आपका SBI में खाता है, तो जब आपके पास सरप्लस मनी होगा, मान लीजिए आपके पास इसी महीने में 20,000 रुपया सेविंग है, तब जाकर के 20,000 रुपये डाल देंगे। लेकिन जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगा तो आप या तो ब्रांच में जाकर के या ATM से या चेक से किसी मेथड से आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि आप पैसा को किसी एक फिक्स टाइम के बाद निकाल सकते हैं, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो एक्जिम बैंक में डिमांड डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, एक्जिम बैंक में डिमांड डिपॉजिट नहीं लिया जाता, जब सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट लिया जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे पैसा जमा कर दिए तो एक फिक्स टाइम होता है कि हम इतने साल के बाद पैसा निकालने आएंगे, आप उतने साल के बाद ही आ सकते हैं, उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन मेंटेनिंग द वायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर, तो क्या करें कि एक्सटर्नल सेक्टर काफ़ी वायबल है,
तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर जो एक्सपोर्ट को मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इस मीडियम को प्रमोट करने के लिए, उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए द रिजर्व बैंक हैड साउट टू इंश्योर एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ कंसेशनल बैंक क्रेडिट टू एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर को जो है सस्ता लोन दिया जाए, उसके लिए एग्जिम बैंक बनाया गया था। तो इट टूक द लीड रोल इन द सेटिंग ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, इन जनवरी 1982, तो जनवरी 1982 में इसको सेटअप किया गया था। इन रिसेंट ईयर विद द लिबरलाइजेशन ऑफ रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट है भी रेशनलाइज्ड ओवरऑल मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसका मेन टारगेट क्या है कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी का जरूरत पड़ेगा। तो आपको यदि पूंजी नहीं है तो आप कहाँ से, एग्जिम बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, यदि आप एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं तो उसके लिए स्पेशली सेटअप किया गया था। पेमेंट बैंक क्या होता है, तो ऑन सितंबर 23 सितंबर 2013 कमेटी ऑन कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड हेडेड बाय नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया, जो नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था। ऑन 7 जनवरी 2014 द नचिकेत मोर कमेटी सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट एमॉन्ग इट वेरी रिकमेंडेशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ कॉल्ड पेमेंट बैंक। तो इसके तहत कई रिकमेंडेशन थे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था पेमेंट बैंक के बारे में कि पेमेंट बैंक बनाना है। इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैटेगरी पेमेंट बैंक। ऑन 17 जुलाई 2014 द आरबीआई रिलीज द ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर पेमेंट बैंक। तो 17 जुलाई 2014 को आरबीआई के द्वारा पेमेंट बैंक का गाइडलाइन यहाँ पे जारी किया गया था, सीकिंग कमेंट्स ऑन इंटरेस्ट एंटिटीज एंड द जनरल पब्लिक। मतलब जो लोग पेमेंट बैंक खोलने की इच्छुक है यहाँ पे खोल सकते हैं इस तरह का। ऑन 27 नवंबर आरबीआई 27 नवंबर को आरबीआई रिलीज द फाइनल गाइडलाइन फॉर पेमेंट बैंक कैरेक्टराइज पेमेंट बैंक आर। तो पेमेंट बैंक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आरबीआई के द्वारा 27 नवंबर 2016 को जारी किया गया, 2014 को। तो मिनिमम कैपिटल यहाँ पे होना चाहिए 100 करोड़ का होना चाहिए, यानी कि पेमेंट बैंक आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 100 करोड़ पैसा होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर द स्टेक ऑफ द प्रोमोटर शुड बी 40% मिनिमम। जो प्रोमोटर है, कोई भी कंपनी जब खोला जाता है तो उसका एक प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर मतलब जो उसमें इनिशियल पैसा इन्वेस्ट करता है, तो 40% मिनिमम उसका एक प्रोमोटर के पास होना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग विल बी अलाउड इन दिस बैंक्स एज पर द रूल्स ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई में जो प्राइवेट बैंक का रूल है, मतलब इंडिया में प्राइवेट बैंक एफडीआई कितना ला सकता है, मतलब विदेशों से कितना निवेश ले सकता है, जो रूल है वही रूल इस पर भी लागू होगा। द वोटिंग राइट विल बी रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द वोटिंग राइट बाय एनी शेयर होल्डर कैप टू 10%। क्या करें, कोई भी शेयर होल्डर के लिए वोटिंग राइट 10% पे कैप किया जाएगा। विच कैन बी रेज बाय 26% ऑफ द आरबीआई। एनी एक्विजिशन मोर देन 5% विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। यदि पेमेंट बैंक में कोई भी आदमी 5% से ज़्यादा का शेयर खरीदना चाहता है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। द मेजॉरिटी ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अमंग आरबीआई गाइडलाइन। तो जो बैंक का एक डायरेक्टर का बोर्ड होता है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सेटअप किया जाना चाहिए। तो मेनली आपको याद रखने वाला बात यही कि 100 करोड़ से ज़्यादा का पूंजी होना चाहिए पेमेंट बैंक का, ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत सारा पेमेंट बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल का पेमेंट बैंक आता है, ठीक है। मुद्रा बैंक यहाँ पे है, तो मुद्रा नाम से क्या पता चला, ये लोन देने के लिए बनाया गया था। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है। तो ये इसमें आम आदमी खाता नहीं खुलवाता है, बल्कि इसे लोन लिया जाता है। ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। बी था कॉर्पस ऑफ 20,000 करोड़। इसका जो मेन पहला पूंजी था 20,000 करोड़ का लागत लगाया गया था। एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पस ऑफ 3,000 करोड़। इट इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सरकारी कंपनी है एक तरह से बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड लोन टू लो रेट टू अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। तो कभी कम रेट पे छोटे एंटरप्रेन्योर को लोन प्रोवाइड करता है। मुद्रा बैंक विल बी सेटअप थ्रू स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट के थ्रू सेटअप किया गया। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड रिफाइनेंसिंग ऑल एमएफआई। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफाइनेंसिंग करने का जिम्मे इसके ऊपर होगा। बीच आर द बिजनेस ऑफ लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस एंटिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सेक्टर एक्टिविटीज। द फॉर्मेशन ऑफ द एजेंसी वाज इनिशियली अनाउंस्ड इन 2015। यूनियन बजट 2015 का जो यूनियन बजट था फरवरी में, वहीं पे इसको अनाउंस किया गया था और इसको 8 अप्रैल को सेटअप कर दिया गया। नीड ऑफ मुद्रा बैंक का जरूरत क्यों पड़ा, तो दिस बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड रिफाइनेंसिंग ऑल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस को लोन दे रहे हैं, उसको रिफाइनेंस करने का काम करेगा मुद्रा बैंक। यानी कि छोटे बिजनेसमैन को लोन दिया, यदि वहाँ से घाटा लग गया और लोन नहीं आ पाया, तो मुद्रा बैंक जो उस बैंक को या फिर उस इंस्टीट्यूशन को लोन पैसा दे देगा, ठीक है, जो उसको लोन दिया था। द बैंक वुड पार्टनर विद स्टेट या रीजनल लेवल कोऑर्डिनेट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल टू द लास्ट माइल फाइनेंसर ऑफ स्मॉल माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेज। अब फॉर्मेशन ऑफ मुद्रा बैंक, द मुद्रा लोन विल बी सेटअप अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। द बैंक वाज इनिशियली फंक्शन एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओरिजिनली एनबीएफसी के तौर पे काम करने वाला था और सीडबी का जो सब्सिडरी के रूप में काम करने वाला था। लेटर विल बी मेड अ सेपरेट कंपनी। बाद में इसको एक सेपरेट कंपनी बनाया जाएगा। इट विल आल्सो सर्व रेगुलेटर फॉर द एमएफआई, यानी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रेगुलेटर के रूप में काम करेगा एंड प्रोवाइड देम रीफाइनेंसिंग सर्विसेज।
इट विल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर MFI एंड रेम रेटिंग। क्या करें कि MFI जो है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, MFI एक बैंक की तरह आप समझ सकते हैं जो छोटे मोटे लोन देता है, ठीक है, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव मुद्रा बैंक है। तो इसके साथ हम मतलब कि आज की वीडियो में बस इतना। ऑब्जेक्टिव मुद्रा बैंक से हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।